1936 में इल्से कोच एक एसएस अधिकारी की पत्नी के रूप में सैक्सन हुसैन पहुंची। उसके पास न तो कोई वर्दी थी न ही कोई आधिकारिक पद, लेकिन 2 वर्षों के भीतर ही वह सशस्त्र पहरे के तहत कैदियों को सजा देने, चिकित्सीय प्रयोगों का आदेश देने और उनके बीच अनैतिक कार्यों का आयोजन करने लगा। 6 वर्षों तक उन्होंने बुचेनवाल्ड स्थित अपने आवास को यौन अपमान और योजनाबद्ध परपीड़न के निजी केंद्र में बदल दिया। उसने टैटू वाले कैदियों को मारने और उनकी खाल उतारने के लिए चुना। यह अनियंत्रित दुर्व्यवहार की प्रणाली का मूल था। एसएस के भीतर किसी ने भी उसकी ज्यादतियों को क्यों नहीं रोका? उसके वरिष्ठ अधिकारियों को उसके जबरन यौन संबंधों के बारे में क्या पता था? और रीच के पतन के बाद भी वह न्याय से बचने में कैसे कामयाब रहा? ड्रेसडेन की छाया से इल्से कोच की उत्पत्ति। 20वीं सदी की शुरुआत में ड्रेसडेन में एल्बे के फ्लोरेंस की सांस्कृतिक भव्यता ने उन सामाजिक तनावों को छुपा दिया था जो यूरोप को बदल देंगे। मार्गरेट इल्से कोहलर का जन्म 22 सितंबर 1906 को एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ था। उनके पिता फोरमैन थे, जिनकी मामूली आय से स्थिरता की गारंटी तो मिलती थी, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। ड्रेसडेन की बारोक वास्तुकला और कलात्मक विरासत औद्योगिक पड़ोस के बिल्कुल विपरीत थी, जहां कोहलर जैसे परिवार अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे, जो शाही जर्मनी के स्पष्ट वर्ग विभाजन का एक सूक्ष्म रूप था। इल्से का बचपन सैन्य परेडों और राष्ट्रवादी उत्साह की पृष्ठभूमि में बीता, जो युद्ध पूर्व जर्मनी की विशेषता थी। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत देखी तथा समाज के हर पहलू में व्याप्त सैन्यवादी माहौल को महसूस किया। स्कूल देशभक्ति की भावना का माध्यम बन गए, जहां बच्चों को कैसर का आदर करना और जर्मनी के दुश्मनों से घृणा करना सिखाया गया। युवा इल्से अपनी पीढ़ी के कई लोगों की तरह कठोर अधिकार और निर्विवाद आज्ञाकारिता के इस ढांचे के भीतर बड़ी हुई। ये ऐसे तत्व थे जो बाद में नाजी विश्वदृष्टि को परिभाषित करेंगे। 1918 में जर्मनी की पराजय ने इन निश्चितताओं को ध्वस्त कर दिया। राजशाही का पतन, वाइमर गणराज्य का जन्म तथा वर्साय की संधि के अपमान ने गहन भटकाव पैदा कर दिया। इस राष्ट्रीय आघात के बीच वयस्क हो रही इल्से जैसी किशोरियों के लिए दुनिया मूलतः अस्थिर प्रतीत होती थी। 1923 की अतिमुद्रास्फीति ने एक और झटका दिया। पूरे परिवारों ने अपनी जीवन भर की बचत कुछ ही दिनों में खत्म होते देखी। धन का मूल्य समाप्त हो गया। श्रमिकों को उनकी मजदूरी ठेले पर मिलती थी और उन्हें बुनियादी वस्तुओं के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इस आर्थिक आपदा ने व्यापक आक्रोश को बढ़ावा दिया तथा बलि का बकरा ढूंढने की तीव्र खोज शुरू हो गई। इन अशांत वर्षों के दौरान इल्से ने बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने टाइपिंग, अकाउंटिंग और प्रशासनिक कौशल में निपुणता हासिल की। इन व्यावहारिक योग्यताओं के कारण उन्हें 1920 के दशक में ड्रेसडेन के विभिन्न कार्यालयों में सचिवीय पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। सतह पर वह आधुनिक कामकाजी जीवन की वास्तविकताओं के साथ अच्छी तरह से अनुकूलित लग रही थी। एक युवा महिला जो नए जर्मन लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता को मजबूत कर रही थी। इस अवधि के उनके रोजगार रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह एक सक्षम और अनुशासित कर्मचारी थीं तथा उन्होंने कोई उल्लेखनीय उल्लंघन नहीं किया था। हालांकि इस पारंपरिक बाहरी आवरण के नीचे वैचारिक अतिवाद के बीज पनपने लगे। नाजी पार्टी ने जर्मनी की महानता को पुनः स्थापित करने के अपने वादे से लाखों असंतुष्ट नागरिकों को अपने वश में कर लिया। 1932 में हिटलर के सत्ता में आने से 1 साल पहले इल्से कोहलर एनएसडीएपी में शामिल हो गई। इस निर्णय ने उनके निष्क्रिय असंतोष से सक्रिय भागीदारी की ओर संक्रमण को चिह्नित किया, जो जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल देगा। सैक्सोनी, जहां ड्रेसडेन स्थित था, नाजी समर्थन का गढ़ बन गया था तथा प्रभावशाली पार्टी अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में घनिष्ठ नेटवर्क स्थापित कर लिया था। इल्से जैसी महिलाओं के लिए नाजी पार्टी ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण पेश किया। मातृत्व को महिलाओं का प्राथमिक कर्तव्य बताते हुए नाजी विचारधारा ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी रास्ते बनाए, बशर्ते कि इससे शासन के उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। तृतीय रेह ने महिलाओं के लिए नस्लीय रूप से शुद्ध, नैतिक रूप से ईमानदार और शारीरिक रूप से मजबूत आदर्श स्थापित किया। महिलाओं को एक ओर आर्य जाति की माता के रूप में सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर उन्हें प्रजनन कार्य तक सीमित कर दिया गया। शासन ने 4 या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को जर्मन मदर्स क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जबकि प्रजनन के लिए अयोग्य समझी जाने वाली महिलाओं के लिए जबरन नसबंदी कार्यक्रम लागू किया।
1934 में जब नाजी सत्ता का सुदृढ़ीकरण तेज हो गया, इल्से की पार्टी में भागीदारी ने उन्हें एसएस हलकों के संपर्क में ला दिया। स्थानीय नाजी अधिकारियों द्वारा आयोजित सामाजिक समारोहों में उनकी मुलाकात कार्ल ऑटो कोच से हुई, जो एक एसएस अधिकारी थे और जिन्होंने अपना कैरियर यातना शिविर प्रणाली में शुरू किया था। 1997 में जन्मे कोच पहले से ही हेनरिक हिमलर के विशिष्ट संगठन में अपनी जगह बना चुके थे। उनके अधिनायकवादी स्वभाव और निर्मम कार्य कुशलता ने उन्हें दमन के विस्तारित तंत्र में एक मूल्यवान परिसंपत्ति बना दिया। उनका प्रेम प्रसंग यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य लक्षित समूहों पर बढ़ते उत्पीड़न के संदर्भ में हुआ। इल्से के लिए कोच न केवल एक रोमांटिक साथी का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि नई व्यवस्था के तहत सत्ता और स्थिति तक पहुंच का भी प्रतिनिधित्व करता था। उनके विवाह को एसएस रेस एंड रिसेटलमेंट ऑफिस द्वारा अधिकृत किया गया था, जो जोड़े की आनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विवाह की जांच करता था। इस परीक्षा को पास करने के लिए इल्से को अपनी आर्य वंशावली साबित करनी पड़ी तथा अपनी प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य को प्रमाणित करने वाली चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ा। 1936 में कार्ल ऑट्टो कोच को बर्लिन के उत्तर में स्थित सैक्सन हॉसेन यातना शिविर का कमांडेंट नियुक्त किया गया। इल्से उनके साथ चली गईं और परिसर के भीतर ही कमांडर के विला में रहने लगी। इस स्थानांतरण ने यातना शिविरों की दुनिया में उनके निर्णायक प्रवेश को चिह्नित किया। वह अब सिर्फ एक अधिकारी की पत्नी नहीं थी, वह 20वीं सदी की सबसे क्रूर दमनकारी व्यवस्था की प्रत्यक्ष गवाह थी। बुचेनवाल्ड की चुड़ैल, मानव शरीर में आतंक और आनंद। 1937 के वसंत में कार्ल ऑट्टो कोच को वाइमर के पास एटर्सबर्ग नामक एक जंगली पहाड़ी पर एक नया यातना शिविर स्थापित करने का आदेश मिला। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान, जो ऐतिहासिक रूप से कवि गोएथे की सैर से जुड़ा हुआ है, बुचेनवाल्ड बीच वन के नाम से भयावहता का पर्याय बन गया। कोच दंपति आतंक के इस क्षेत्र में चले गए तथा शिविर की परिधि से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक भव्य विला में रहने लगे, जो विलासिता और पीड़ा के बीच एक अश्लील विरोधाभास था, जो उनके संपूर्ण प्रवास की विशेषता थी। बुचेनवाल्ड नाजी यातना शिविर प्रणाली के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पहले के अस्थायी शिविरों के विपरीत इसकी वास्तुकला में सावधानीपूर्वक योजना का प्रदर्शन किया गया था। अर्धवृत्ताकार रूप में व्यवस्थित 33 बैरक, जिनके चारों ओर विद्युतीकृत बाढ़, निगरानी टावर और एक रोकथाम खाई थी। शिविर में जबरन श्रम के लिए औद्योगिक कार्यशालाएं, प्रयोगों के लिए चिकित्सा प्रयोगशालाएं, एक श्मशान घाट और कुख्यात बंकर, एक दंड खंड शामिल था, जहां यातना विधियों को लगातार परिष्कृत किया जाता था। इस परिसर को न केवल कैदियों को रखने के लिए बल्कि व्यवस्थित रूप से शवों और वसीयतों को तोड़ने के लिए भी डिजाइन किया गया था। पहले कैदी जुलाई 1937 में पहुंचे, जिनमें मुख्य रूप से राजनीतिक विरोधी, समलैंगिक और नाजी शब्दावली के अनुसार असामाजिक लोग थे। उन्हें स्वयं ही शिविर का निर्माण करना पड़ा, जिसमें उन्हें सुरक्षा कर्मियों की मार के तहत अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इस प्रारंभिक चरण में मृत्यु दर भयावह थी। भीषण श्रम, जानबूझकर कुपोषण और क्रूर दंड ने हर दिन को जीवित रहने के लिए संघर्ष बना दिया था। कार्ल ऑट्टो ने नौकरशाही दक्षता के साथ इस मशीनरी की देखरेख की, जबकि इल्से ने आधिकारिक प्रोटोकॉल से परे अपनी भूमिका निर्धारित करना शुरू कर दिया। यद्यपि शिविर संरचना के भीतर कोई औपचारिक पद नहीं होने के बावजूद इल्से कोच के पास काफी शक्ति थी। उसकी उपस्थिति अचूक थी। करीने से संवारे हुए सुनहरे बाल, सुरुचिपूर्ण पोशाकें जो अक्सर लाल रंग की होती थीं, तथा चमकदार घुड़सवारी के जूते। जल्द ही कैदियों के मन में उनकी छवि खतरे के सूचक के रूप में अंकित हो गई। कैदियों ने उसका नाम डाई हेक्से वॉन बुचेनवाल्ड रखा, बुचेनवाल्ड की चुड़ैल। यह उपनाम उसके प्रभाव और उसके द्वारा प्रेरित आतंक दोनों को दर्शाता था। बुचेनवाल्ड की आंतरिक शासन व्यवस्था में घातक बलात् श्रम को मनमाने हिंसा के साथ जोड़ दिया गया। कैदी भोर से पहले ही उठ जाते थे और अक्सर बारिश या बर्फबारी के बीच अंतहीन प्रातःकालीन प्रशिक्षण में भाग लेते थे। खदानों, हथियार कारखानों या निर्माण परियोजनाओं में 12 घंटे तक कठिन परिश्रम करना पड़ता था। भूखमरी एक सोची समझी नीति थी। कैदियों को मुश्किल से जीवित रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से गणना की गई राशन में मुख्य रूप से घटिया गुणवत्ता वाली काली रोटी और कोई पोषण मूल्य नहीं वाला पतला सूप शामिल था। इस व्यवस्थित कुपोषण ने शारीरिक प्रतिरोध को कमजोर कर दिया और इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। ऐसे माहौल में जहां मानव जीवन मूल्यहीन था, इल्से कोच ने क्रूरता के अपने तरीकों को परिष्कृत किया। आतंक का उनका पहला साधन उनका घोड़ा था, एक काला घोड़ा जिस पर सवार होकर वह शिविर के चारों ओर घूमते थे और मामूली या काल्पनिक उल्लंघन के लिए कैदियों
कैदियों को कोड़े मारते थे। वह सवार होकर मानव समूह से ऊपर खड़ी थी और शारीरिक रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। इल्से कोच को नाजी विकृति का एक महान व्यक्तित्व बनाने वाली बात थी मानव त्वचा पर टैटू के प्रति उनका आकर्षण। 1939 के आसपास उन्हें उन कैदियों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई जिनके शरीर पर बड़े बड़े टैटू होते थे। नाविक, पूर्व अपराधी, हाथों या धड़ पर कलात्मक सजावट वाले पुरुष। यह जुनून जल्द ही एक प्रणाली बन गया। वह दिलचस्प टैटू वाले कैदियों की पहचान करता और गार्डों को उनके बारे में बताता। कुछ दिनों बाद ये कैदी गायब हो गए। शिविर चिकित्सक एरिक वैगनर के साथ उनके रिश्ते ने इस भयावह प्रथा को और गहरा कर दिया। वैगनर, जो टैटू को अपराध के कथित संकेतक के रूप में देखते हुए छद्म वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, ने इल्से की रुचि साझा की। साथ मिलकर उन्होंने एक अनौपचारिक प्रोटोकॉल स्थापित किया। चयनित कैदियों को मार दिया जाता था, आमतौर पर घातक इंजेक्शन द्वारा, और उनके शवों को रोग निवारक ब्लॉक में भेज दिया जाता था। वहां विशेषज्ञ तकनीशियनों ने टैटू वाली त्वचा को निकाला, रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उसे संरक्षित किया और विभिन्न उपयोगों के लिए तैयार किया। कोच के निवास पर मानव त्वचा से बनी वस्तुएं दिखाई देने लगी। नाविक की त्वचा से लिए गए आदिवासी या समुद्री रूपांकनों से सजाए गए लैंपशेड, टैटू वाले टुकड़ों के साथ पुस्तक बाइंडिंग, दस्ताने और अन्य व्यक्तिगत सामान। हालांकि वर्षों बाद परीक्षणों के दौरान कुछ विशेषज्ञों ने इल्से से संबंधित कुछ वस्तुओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, लेकिन यह निर्विवाद है कि मानव अवशेषों को एकत्रित करने का एक व्यवस्थित कार्यक्रम, जिसमें टैटू वाली त्वचा भी शामिल थी, बुचेनवॉल्ड में मौजूद था और इल्से कोच सीधे तौर पर इसकी अवधारणा और कार्यान्वयन में शामिल थी। कोच, वैगनर, होवेन और अन्य अधिकारियों के बीच गठजोड़ ने मिली भगत का ऐसा जाल तैयार किया जिसमें क्रूरता एक तरीका और मनोरंजन दोनों थी। विला कोच में होने वाले सामूहिक यौन संबंध एसेस अभिजात वर्ग के बीच प्रसिद्ध अनुष्ठान बन गए। उच्च पदस्थ अधिकारी और उनकी पत्नियां ऐसे भोजों में भाग लेते थे जहां शराब खुलेआम बहती थी और नैतिक बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती थीं। इन बैठकों में अक्सर तमाशे शामिल होते थे जिनमें कैदियों को विभिन्न अपमानजनक कृत्यों के लिए मजबूर किया जाता था। हिंसा की अश्लीलता को सामान्य बना दिया गया, जिससे मानवीय पीड़ा झल्लादों के मनोरंजन की पृष्ठभूमि बन गई। बुचेनवॉल्ड में इल्से कोच की शक्ति कमांडेंट की पत्नी के रूप में उनकी औपचारिक स्थिति से भी आगे निकल गई थी। वह सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त एक अधिकारी बन गया था जो दंड देने या यहाँ तक कि फांसी देने का आदेश देने में सक्षम था। उनका प्रभाव सैद्धांतिक रूप से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। प्रयोगों के लिए कैदियों का चयन, विशेष रूप से घातक नौकरियों का आवंटन, दंड का निर्धारण। वह इस व्यवस्था की सिर्फ एक विशेषाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षक ही नहीं थी, बल्कि वह इसकी मशीनरी में एक प्रमुख संचालक भी थी। 1941 तक उनकी बदनामी क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुकी थी। अन्य शिविरों से स्थानांतरित कैदियों के बीच चुड़ैल की प्रतिष्ठा उनके साथ मुठभेड़ से पहले ही बन चुकी थी। एसेस के उच्चतम हलकों में इल्से कोच को प्रशंसा और चिंता के मिश्रित भाव से देखा जाता था। व्यवस्थित क्रूरता पर आधारित व्यवस्था में भी उनकी बेशर्मी और ज्यादतियां चौंकाने वाली थीं। लेकिन जैसे जैसे तीसरा रेह यूरोप में विजयी होकर आगे बढ़ा, उसकी स्थिति अभेद्य लगने लगी। विश्व युद्ध के बीच में एक कुशल कमांडर की पत्नी पर कौन सवाल उठाएगा? हालांकि उस वर्ष ही इसके पतन की पहली कड़ियां हिलने लगी थीं। नाजी जैसी क्रूर व्यवस्था भी आंतरिक भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती थी और कोच ने अपने अहंकार के कारण एसेस के भीतर भी दुश्मन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बुचेनवॉल्ड की चुड़ैल को जल्द ही अपने ही गिरोह का सामना करना पड़ेगा, क्रूरता के लिए नहीं जो कि रीच में आम बात थी, बल्कि उस चीज के लिए जिसे नाजी व्यवस्था अक्षम्य मानती थी, राज्य की कीमत पर आर्थिक भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत समृद्धि। सेक्स, सैडिज्म और चुप्पी। द कोच प्राइवेट सर्कस। कोच हवेली अपने सुंदर हॉल और कैदियों द्वारा प्यार से बनाए गए बगीचे के साथ सामूहिक पीड़ा के बीच विशेषाधिकार के किले की तरह खड़ी थी। इसकी खिड़कियों से आप बैरकों को देख सकते थे जहां हजारों लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में ठूंस दिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर विलासिता का बोलबाला था। यह निवास क्रूरता की एक निजीकृत प्रणाली का केंद्र होगा, जहां नाजी शासन की आधिकारिक क्रूरता कोच दंपति की व्यक्तिगत विकृतियों के साथ विलीन हो गई। सत्ता का यौनीकरण इल्से द्वारा अन्य लोगों के शरीर पर नियंत्रण के रूप में अपनी सबसे विकृत अभिव्यक्ति पर पहुंच गया। एक सामान्य प्रथा यह थी कि कैदियों को घरेलू सेवा के लिए अपने निवास पर ले जाया जाता था, जहां वह उन्हें निरंतर अपमानित करता था। वह नग्न अवस्था में उन्हें स्नान करने के लिए मजबूर करती थी तथा भूख से क्षीण हो रहे उनके शरीर पर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी करती थी। तुम्हारी
तरफ देखो, कितने हड्डियों वाले, कितने बदसूरत हो, वह कहती थी जब वह अपने बालों को सुखाने या ब्रश करने की मांग करती थी। उसके भरे पूरे शरीर और कंकाल कैदियों के बीच का अंतर अपमान का एक जानबूझकर किया गया हिस्सा था। इल्से ने उकसावे का एक विशेष तरीका विकसित किया था। वह शिविर में तंग पोशाकें पहनकर घूमती थीं, अक्सर गहरे लाल रंग की पोशाकें पहनती थीं। यह रंग कैदियों के लिए वर्जित था और कार्य समूहों के पास उत्तेजक मुद्राएं अपनाती थीं। जो भी कैदी उसकी ओर देखता था उसे तुरंत सजा दी जाती थी। इस व्यवस्थित जाल ने दमित इच्छा को निंदा में बदल दिया तथा कामुकता को मनोवैज्ञानिक यातना के एक अन्य रूप के रूप में प्रयोग किया। ऐसे माहौल में जहां किसी गार्ड की आंखों में आंखें डालकर देखना मौत का कारण हो सकता था, इल्से ने अपनी भौतिक उपस्थिति को आतंक की खदान में बदल दिया। पीड़ितों के लिंग के आधार पर उनकी क्रूरता विशिष्ट रूप धारण करती थी। कैदियों के मामले में उन्होंने उन लोगों के प्रति विशेष क्रूरता दिखाई जो शिविर की परिस्थितियों के बावजूद कुछ शारीरिक आकर्षण बनाए रखते थे। उनके बाल मुंडवाने का आदेश दिया या उन्हें सबसे अपमानजनक काम सौंपे। पुरुषों के साथ, विशेषकर युवा पुरुषों के साथ, उन्हें ऐसे दंड देने में आनंद आता था जो उनकी गरिमा को छीन लेते थे। जबरन नग्नता, अपमानजनक स्थिति, यौन हिंसा, इस विभेदन से उनकी परपीड़न में एक विकृत गणना का पता चला। प्रत्येक लिंग की विशिष्ट कमजोरियों के आधार पर अपमान को अधिकतम करने के तरीके की एक सहज समझ। रविवार को उनकी दिनचर्या में घोड़े पर सवार होकर ग्रामीण इलाकों में घूमना शामिल था, जिससे वे मनमाने दंड के लिए कैदियों का व्यक्तिगत रूप से चयन कर सकें। कई शिविर डॉक्टरों के साथ उसके संबंधों ने उसकी क्रूरता के शासन में एक और आयाम जोड़ दिया। डॉ एरिक वैगनर, एक रोग विज्ञानी जो टैटू को अपराध के सूचक के रूप में देखते थे, को इल्से में एक उत्साही सहयोगी मिला। उन्होंने मिलकर मानव त्वचा के टुकड़ों के दस्तावेजीकरण, वर्गीकरण और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित की। दिलचस्प टैटू वाले कैदियों की तस्वीरें उनकी हत्या से पहले ली गईं, जिससे एक भयावह सूची तैयार हुई। मृत्यु के बाद आमतौर पर त्वचा को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए घातक इंजेक्शन द्वारा प्रशिक्षित तकनीशियन सावधानी पूर्वक टैटू के टुकड़ों को हटाते थे, उनका रासायनिक उपचार करते थे और उन्हें विभिन्न सजावटी उपयोगों के लिए तैयार करते थे। इल्से का डॉ वॉल्डेमर होवेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध था, जो बुचेनवाल्ड के मुख्य चिकित्सक थे और कई घातक प्रयोगों के लिए जिम्मेदार थे। होवेन, जो टाइफस और विषाक्त पदार्थों पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं, ने इल्से को कुछ प्रक्रियाओं को देखने की अनुमति दी। बाद के विवरणों के अनुसार उन्होंने मृत्यु के सटीक क्षण में विशेष रुचि दिखाई तथा प्रायोगिक इंजेक्शन दिए जाने वाले रोगियों की प्रतिक्रियाओं का बारीकी से अवलोकन किया। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा के प्रति यह आकर्षण उनकी विकृति के एक अतिरिक्त आयाम का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें रुग्ण जिज्ञासा को परपीड़क आनंद के साथ मिश्रित कर दिया गया था। ये बलात्कार इल्से द्वारा देखे गए और उसके आदेशित दोनों ही बुचेनवाल्ड में आतंक की व्यवस्था का हिस्सा थे। ये कोई स्वतः स्फूर्त कार्य नहीं थे, बल्कि उनकी देख रेख में आयोजित प्रक्रियाएं थीं। कुछ अवसरों पर पुरुष कैदियों को महिला कैदियों के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अधिकारी देखते रहे। अन्य मामलों में समलैंगिक कैदियों को महिलाओं के साथ यौन क्रियाएं करने के लिए मजबूर किया जाता था तथा उनके समलैंगिक रुझान के लिए दंड के रूप में यौन हिंसा का प्रयोग किया जाता था। ये एपिसोड न केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाए गए थे, बल्कि पीड़ितों की गरिमा और सहन शक्ति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए भी बनाए गए थे। इन प्रथाओं के बारे में साक्ष्य एक भयावह विवरण में मेल खाते हैं। इन सत्रों के दौरान इल्से की अभिव्यक्ति, जीवित बचे कैदियों ने बताया कि कैसे उनके चेहरे में परिवर्तन आ गया और दूसरों के दुख को देखकर उनमें यौन उत्तेजना के स्पष्ट संकेत दिखने लगे। एक पूर्व पोलिश कैदी ने गवाही दी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी सांसें स्पष्ट रूप से तेज हो गईं। वह हमारे अपमान से मिली खुशी को छिपा नहीं सका। क्रूरता और यौन उत्तेजना के बीच यह सीधा संबंध इल्से कोच की विशिष्ट विकृति को परिभाषित करता है। एक ऐसी प्रपीड़न जो नाजी व्यवस्था के वैचारिक औचित्य से परे जाकर एक व्यक्तिगत विकृति के रूप में सामने आती है। एसएस अधिकारियों के बीच इल्से के व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण उत्साहपूर्ण भागीदारी से लेकर मौन असहजता तक था। कुछ लोग दूसरों के दुख के प्रति उनके आकर्षण को पूरी तरह से साझा करते थे। दूसरों का मानना था कि उसकी ज्यादतियों से शिविर की कार्य कुशलता पर असर पड़ता है, लेकिन किसी ने कमांडर की पत्नी से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। मिलीभगत और चुप्पी के इस नेटवर्क ने उनकी प्रथाओं को वर्षों तक सामान्य बना दिया। केवल कैदी जो उसकी क्रूरता के अनैच्छिक गवाह थे
ही उसके व्यवहार की असामान्य प्रकृति के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाए रख पाए। यहाँ तक कि यातना शिविर के क्रूर संदर्भ में भी ये चुप्पी सिर्फ अपराधियों तक ही सीमित नहीं थी। कैदियों के बीच एक अलिखित नियम था, इल्से कोच के बारे में अत्यंत आवश्यक बात से अधिक बात न करें। उसका नाम सुनते ही आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। जिन लोगों ने उनके चयन को देखा था या उनकी सजा भुगती थी, वे इसे याद नहीं करना चाहते थे। चुप्पी का यह समझौता भय से पैदा हुआ था, लेकिन शर्म से भी पैदा हुआ था। यौन अपमान ने मनोवैज्ञानिक घाव छोड़े थे, जिन्हें कई लोग दफनाना पसंद करते थे। उसके अपराधों की वास्तविक गंभीरता कई वर्षों बाद युद्ध पश्चात मुकदमों के दौरान ही सामने आई, जब जीवित बचे लोग अंततः सुरक्षित वातावरण में गवाही देने में सक्षम हुए। इल्से का प्रभाव उसके निवास और शिविर की परिधि से परे तक फैला हुआ था। पास के शहर वेइमर में वह विशिष्ट दुकानों में एक मांग करने वाली ग्राहक के रूप में जानी जाती थी, जहां वह कपड़े, गहने और विलासिता की वस्तुओं पर काफी रकम खर्च करती थी। इस धन का स्रोत, जो व्यवस्थित रूप से कैदियों से चुराया गया था, एक खुला रहस्य था। वाइमर के नागरिक, जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण इलाकों में रहते थे, अज्ञानता का एक अध्ययन पूर्ण रूप अपनाते थे। जब कोच और अन्य अधिकारी उनकी गलियों में टहल रहे थे और मानवीय पीड़ा पर आधारित विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने दूसरी ओर देखा। रीच का बदला, जब एसएस ने अपने ही लोगों को मार डाला। अगस्त 1941 में जब पेंजर डिवीजन सोवियत संघ के हृदय स्थल से आगे बढ़ रहे थे और राइख अजेय प्रतीत हो रहा था, कोच दंपति के पतन की संभावना बनने लगी। वेइमर क्षेत्र के एक उच्च पदस्थ एसएस अधिकारी और पुलिस प्रमुख जोसियास वॉन वॉल्डेक पेमोंट ने बुचेनवॉल्ड में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की। जो एक नियमित ऑडिट के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही भ्रष्टाचार, गुप्त हत्याओं और व्यक्तिगत संवर्धन के जाल को उजागर कर देगा, जिसके कारण कार्ल ऑटो कोच को फायरिंग स्क्वाड और इल्से को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के समक्ष पेश होना पड़ेगा। जांच की चिंगारी बुचेनवॉल्ड मृत्यु रजिस्टर में दर्ज एक नाम से भड़की थी, वॉल्टर क्रेमर। यह कैदी कोई साधारण कैदी नहीं था। पेशे से डॉक्टर और अपने राजनीतिक विश्वासों के कारण जेल में बंद कम्युनिस्ट क्रेमर ने कई साल पहले वॉल्डेक की गंभीर बीमारी का इलाज किया था, जिससे संभवतः उसकी जान बच गई थी। उनकी अचानक मृत्यु, जिसे प्राकृतिक कारणों के रूप में दर्ज किया गया, ने तत्काल संदेह पैदा कर दिया। वॉल्डेक ने उत्सुक होकर उसकी मृत्यु की वास्तविक परिस्थितियों की जांच का आदेश दिया। जांचकर्ताओं ने जो पाया, वह एसएस मानकों के हिसाब से भी परेशान करने वाला था। क्रेमर और उनके सहायक कार्ल पेक्स को कार्ल ऑटो कोच के सीधे आदेश के तहत मार दिया गया था। वास्तविक कारण यह था कि दोनों को एक ऐसे रहस्य का पता था जिसे कमांडर अपने कैरियर के लिए विनाशकारी मानता था। कोच सिफिलिस नामक यौन रोग से पीड़ित थे, जो एएसएस अधिकारियों से अपेक्षित नस्लीय शुद्धता की छवि के बिल्कुल विपरीत था। तीसरे रैह के नस्लीय स्वच्छता से ग्रस्त पदानुक्रम में ऐसी बीमारी, विशेष रूप से संकीर्णता से जुड़ी बीमारी, पद, प्रतिष्ठा और स्थिति को खोने के लिए पर्याप्त कारण थी। क्रेमर ने शिविर में उपलब्ध सीमित चिकित्सा संसाधनों के साथ महीनों तक कोच का सावधानी पूर्वक इलाज किया था। उन्होंने ऐसा धमकी के तहत किया था, लेकिन साथ ही शिविर के अस्पताल की सामान्य स्थिति में सुधार की उम्मीद में भी ऐसा किया था। जब उपचार के परिणाम दिखने लगे तो कोच ने असहज गवाहों को खत्म करने का निर्णय लिया। क्रेमर और पेक्स पर विध्वंसक गतिविधियों का झूठा आरोप लगाया गया और बिना औपचारिक सुनवाई के उन्हें फांसी दे दी गई। उनके शवों का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे कोई भी भौतिक साक्ष्य नष्ट हो गया। जांच में इस रहस्य से जुड़ी तीसरी हत्या का खुलासा हुआ। एक कैदी को शिविर की परिधि के बाहर पानी लाने का काम सौंपा गया था। यह एक असामान्य कार्य था, जिसके लिए सामान्यतः सशस्त्र अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इस कार्य को अंजाम देते समय चौकी पर तैनात गार्डों ने उन्हें गोली मार दी। आधिकारिक रिपोर्ट में भागने के प्रयास का उल्लेख किया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं ने पाया कि इस कैदी ने कोच के गुप्त उपचार में भी भाग लिया था। वह एक और गवाह था जिसे स्थायी रूप से खामोश कर दिया गया। इस घोटाले के किसी भी निशान को मिटाने के लिए कोच ने डॉ वॉल्डेमर होवेन की मदद भी ली थी, जो बुचेनवॉल्ड के मुख्य चिकित्सक और इल्से के कभी कभार प्रेमी हुआ करते थे। होवेन ने कोहलर नामक एक ऐसे सदस्य की हत्या कर दी जो कोच की बीमारी के बारे में भी जानता था। यह विधि चिकित्सीय थी, हृदय में सीधे फिनोल का घातक इंजेक्शन, एक ऐसी तकनीक जिसे होवेन ने कैदियों के साथ अपने प्रयोगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। मृत्यु को हृदय गति रुकना के रूप में दर्ज किया गया, जिससे प्रारंभ में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। हत्याओं की इस श्रृंखला से न केवल कोच की अपनी प्रतिष्ठा बचाने की हताशा उजागर हुई, बल्कि शिविर के भीतर मिली भगत के एक नेटवर्क के अस्तित्व का भी पता चला। इल्से कोच को इन अपराधों की पूरी जानकारी थी।
इसके अलावा वह संभावित समस्याग्रस्त गवाहों की पहचान करने में सक्रिय रूप से शामिल थी और उसने अपने पति पर उन्हें खत्म करने का दबाव डाला था। होवेन के साथ उनके संबंधों ने उन्हें शिविर के चिकित्सा प्रतिष्ठान पर अतिरिक्त प्रभाव प्रदान किया, जिससे उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी तक पहुंचने और आवश्यकता पड़ने पर अभिलेखों में हेरफेर करने की अनुमति मिली। इन हत्याओं की जांच के साथ साथ कोच प्रशासन के भीतर व्यवस्थित भ्रष्टाचार के साक्ष्य भी सामने आए। इस दंपति ने कैदियों की संपत्ति की संगठित चोरी के माध्यम से काफी निजी संपत्ति अर्जित की थी। आभूषण, नकदी, घड़ियां, कलाकृतियां, सभी चीजें आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार रीच ट्रेजरी को सौंपने के बजाय उनकी जेबों में डाल दी गई। उन्होंने स्विट्जरलैंड में बैंक खाते खोले थे, जहां उन्होंने बुचेनवाल्ड कैदियों की पीड़ा से अर्जित बड़ी रकम जमा कर रखी थी। इस अवैध संवर्धन का सबसे दिखावटी उदाहरण वह ढका हुआ घुड़सवारी क्षेत्र था, जिसे कार्ल ने 1940 में इल्से नामक एक उत्साही घुड़सवार के लिए उपहार के रूप में बनवाने का आदेश दिया था। इस शानदार सुविधा का वित्त पोषण, जिसकी लागत 2,50,000 रीच मार्क से अधिक थी, कैदियों से चुराए गए धन से किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से युद्ध प्रयासों की ओर उन्मुख थी, कोच इस प्रकार की व्यक्तिगत फिजूल खर्ची में लिप्त हो गए, जो जर्मन जनता से आधिकारिक तौर पर अपेक्षित मितव्ययिता का अपमान था। जांच से विनाशकारी परिणाम सामने आए। दिसंबर 1941 में कार्ल ऑटो कोच को बुचेनवाल्ड के कमांडेंट के पद से अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया गया। हालांकि एसएस के राइक्सफुहरर हेनरिक हिमलर के हस्तक्षेप से अधिक गंभीर तात्कालिक परिणामों को रोका जा सका। कोच से पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें बस कब्जे वाले पोलैंड के माजदानिक यातना शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। यह निर्णय एसएस के भीतर जटिल शक्ति गतिशीलता को दर्शाता है। जहां कुछ अधिकारियों ने कठोर दंड की मांग की, वहीं अन्य ने घोटालों से बचकर विशिष्ट बल की सार्वजनिक छवि की रक्षा करना पसंद किया। इल्से के लिए इस पहले झटके का मतलब उसके प्रभाव में अस्थायी कमी तो थी, लेकिन उसका खात्मा नहीं। यद्यपि उनके पति का स्थानांतरण हो गया था, फिर भी वे बुचेनवाल्ड विला में ही रहीं तथा अपनी जीवन शैली और अनेक विशेषाधिकारों को बरकरार रखा। वर्षों से उसने जो संपर्क और मिली भगत का जाल बुना था, उससे उसे एक निश्चित सुरक्षा मिली हुई थी। जिन अधिकारियों ने उसकी निजी पार्टियों में भाग लिया था या उसकी भ्रष्टाचार योजनाओं से लाभ उठाया था, उनके पास उसे सुरक्षित रखने के कारण थे। हालांकि जांच व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती रही। एसएस जज कोनराड मोर्गन, जो आंतरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी अथक खोज के लिए जाने जाते थे, ने 1943 में इस मामले की कमान संभाली। मोर्गन नाजी व्यवस्था के एक अजीब विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करते थे। एक ईमानदार न्यायविद जो तकनीकी उल्लंघनों की जांच करते थे, जबकि मानवता के खिलाफ सामूहिक अपराधों की अनदेखी करते थे, जो शिविरों का केंद्रीय उद्देश्य था। मोर्गन के लिए कैदियों की हत्या तब तक समस्याजनक नहीं थी जब तक कि वह अधिकृत चैनलों का अनुसरण करती थी। जो बात असहनीय थी वह यह कि ऐसा बिना आधिकारिक अनुमति के या व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा था। मोर्गन के निर्देशन में अनुसंधान को नई गति मिली। अनेक गवाहों के बयान लिए गए, जिनमें एसएस अधिकारी और प्रशासनिक पदों पर आसीन कैदी दोनों शामिल थे। वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक हस्तांतरण और विलासिता खरीद के चालान की समीक्षा की गई। कोच के खिलाफ मामला लगातार बढ़ता गया। अंततः 24 अगस्त 1943 को कार्ल और इल्से दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा सार्वजनिक जांच से दूर एक आंतरिक एसएस अदालत में चला। कार्ल ऑटो कोच पर गंभीर आरोप लगाए गए। रीच के धन का गबन, संपत्ति का दुरुपयोग, कैदियों की अनधिकृत हत्या तथा सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी। एसएस न्यायाधिकरण ने दिसंबर 1944 में उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई, जो एक असामान्य रूप से कठोर सजा थी, जो हिमलर के अनुशासनात्मक नियंत्रण को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी, भले ही रीच टूटने लगा था। इल्से कोच पर गबन और अवैध संवर्धन में मिली भगत का आरोप लगाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि आरोपों में कैदियों के प्रति उनकी व्यक्तिगत क्रूरता या मानव त्वचा से बनी वस्तुओं के संग्रह का कोई उल्लेख नहीं था, जो कि एसएस न्याय के विकृत परिप्रेक्ष्य से अभियोजन योग्य अपराध नहीं थे। अदालत ने निर्णायक साक्ष्य के अभाव के कारण उन्हें दोषी नहीं पाया, क्योंकि वित्तीय रिकॉर्ड मुख्यतः उनके पति के नाम पर थे। इस तकनीकी बरी फैसले से मामले की कमियों और उसकी रक्षात्मक रणनीति की प्रभावशीलता दोनों का पता चलता है। फैसले के बाद इल्से को एसएस हिरासत से रिहा कर दिया गया और वह कुछ समय के लिए नागरिक जीवन में लौट आई। वह लुडविग्सबर्ग में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे, जहां वे अपेक्षाकृत गुप्त रूप से रहते थे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के कारण रीच विघटित हो रहा था। वह युद्ध जिसने उसके आतंक के शासन को आधार प्रदान किया था,
समाप्त हो रहा था और इसके साथ ही उस व्यवस्था का संरक्षण भी समाप्त हो रहा था जिसने उसके अपराधों को बढ़ावा दिया था। कार्ल ओटो कोच अप्रैल 1945 तक जेल में रहे। भाग्य के एक विडंबनापूर्ण मोड़ में उन्हें फांसी के लिए वापस बुचेनवॉल्ड स्थानांतरित कर दिया गया। 5 अप्रैल को अमेरिकी सैनिकों द्वारा शिविर को आजाद कराए जाने से कुछ ही दिन पहले उन्हें उसी स्थान पर एसएस फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मार दी गई जहां से उन्होंने पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया था। उनकी मृत्यु का आदेश उसी शासन द्वारा दिया गया जिसमें उन्होंने क्रूर दक्षता के साथ काम किया था, जो नाजी प्रणाली के अडिग तर्क का उदाहरण है। यहाँ तक कि इसके सबसे वफादार सेवक भी तब बर्बाद हो जाते थे जब उनके कार्यों से संगठन की छवि और स्थिरता को खतरा होता था। बुचेनवॉल्ड की मुक्ति, वह सत्य जिसे रीच दफनाना चाहता था। अप्रैल 1945 में जब तीसरा रेह मित्र राष्ट्रों की निरंतर प्रगति के कारण ढह रहा था, बुचेनवॉल्ड में तनाव स्पष्ट रूप से व्याप्त था। वर्षों तक जबरन श्रम और व्यवस्थित भूखमरी के कारण थक चुके कैदियों को यह महसूस हुआ कि कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहा है। दूर से आती तोपखाने की आवाज हर दिन करीब आती जा रही थी। घबराए हुए गार्डों ने दस्तावेज जला दिए और निकासी की तैयारी करने लगे। संदेश स्पष्ट था, अमेरिकी लोग निकट आ रहे थे और एसएस ने उनके अपराधों के सबूत मिटाने की योजना बनाई थी। ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या गंभीर संख्या तक पहुंच गई थी। 48,000 से अधिक लोगों को उन सुविधाओं में ठूंस दिया गया जो आधी संख्या के लिए बनाई गई थी। यह अधिक जनसंख्या सोवियत अग्रिम के सामने पूर्वी शिविरों को खाली करने की नाजी नीति का परिणाम था। ओन्श्विच, ग्रॉस-रोसेन और अन्य शिविरों से कंकालनुमा कैदियों की लंबी लंबी टुकड़ियां यहां पहुंची थीं, जिनमें से कई रास्ते में ही मर गए। जो लोग बच गए उन्हें बुचेनवॉल्ड में और भी अधिक खतरनाक स्थिति मिली। भीड़-भाड़ वाले बैरक, कम राशन और ध्वस्त स्वच्छता सुविधाएं। इस संदर्भ में जबरन निकासी शुरू हुई। 6 अप्रैल से शुरू होकर शिविर प्रशासन ने मोर्चे से दूर स्थित सुविधाओं तक मृत्यु मार्च का आयोजन किया। हजारों कैदियों को बहुत कम भोजन या आराम के साथ मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। जो लोग थकावट के कारण गिर गए उन्हें मौके पर ही मार दिया गया। इन निष्कासनों का दोहरा उद्देश्य था युद्ध प्रयासों के लिए दास श्रम को उपलब्ध रखना तथा किए गए अपराधों के संभावित गवाहों को खत्म करना। शिविर में बचे कैदियों के बीच एक भयावह अफवाह फैल गई, पूर्ण विनाश का आदेश। प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार गेस्टापो ने अमेरिकियों के पहुंचने से पहले कैदियों को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया था। इस योजना में कैदियों को बैरकों में एकत्रित करना, उनमें आग लगाना तथा भागने की कोशिश करने वालों को मशीन गन से मारना शामिल था। इस आसन्न खतरे ने बुचेनवॉल्ड में कार्यरत भूमिगत प्रतिरोध को सक्रिय कर दिया। मुख्य रूप से जर्मन, पोलिश और सोवियत राजनीतिक कैदियों द्वारा संगठित इस प्रतिरोध ने वर्षों से शिविर के भीतर एक गुप्त नेटवर्क का निर्माण कर लिया था। वे प्रमुख प्रशासनिक पदों पर सदस्यों की घुसपैठ कराने, कुछ हथियार छिपाने तथा बैरकों के बीच संचार प्रणाली स्थापित करने में सफल रहे। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि एक गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर का निर्माण था, जिसे ग्रामीण इलाकों की विद्युत कार्यशालाओं से चुराए गए भागों से बनाया गया था। सिनेमेटोग्राफिक बैरक की एक झूठी दीवार में छिपा हुआ यह उपकरण बाहरी दुनिया के साथ उनके एकमात्र संभावित संपर्क का प्रतिनिधित्व करता था। 8 अप्रैल 1945 को अपराह्न 2:30 पर प्रतिरोध संचालकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तात्कालिक ट्रांसमीटर का उपयोग करते हुए उन्होंने मोर्स कोड में एक हताश संदेश भेजा, मित्र देशों की सेना के लिए SOS, ये बुचेनवॉल्ड यातना शिविर है। हम तत्काल मदद की मांग करते हैं। वे हमें खाली कराना चाहते हैं। SS हमें नष्ट करना चाहता है। कमजोर लेकिन स्पष्ट सिग्नल को अमेरिकी 3rd आर्मी की संचार इकाइयों ने पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, केजेडबू, स्थिति संभालो, रुको, हम तुम्हारी सहायता के लिए आ रहे हैं। 3रा सेना मुख्यालय। उसी दिन प्रतिरोध को टेलीफोन स्विच बोर्ड पर काम कर रहे एक कैदी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। वाइमर गेस्टापो ने शिविर को तत्काल नष्ट करने तथा सभी कैदियों को मार डालने का आदेश दिया था। असाधारण साहस और चतुराई का परिचय देते हुए कॉल का उत्तर देने वाले कैदी ने SS अधिकारी होने का नाटक किया और कहा, समझ गया, आदेशानुसार विनाश पहले ही कर दिया गया है, शिविर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस साहसिक झूठ ने नाजी अधिकारियों को अस्थायी रूप से भ्रमित कर दिया तथा कैदियों को बहुमूल्य समय दे दिया। 11 अप्रैल को जब निकासी तेज हो गई और स्थिति गंभीर हो गई तो प्रतिरोध ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले भी कुछ हथियार, मुख्य रूप से तात्कालिक चाकू और कुछ चोरी की पिस्तौलें कैदियों के चुनिंदा समूहों में वितरित किए थे। पूर्व निर्धारित संकेत पर उन्होंने एक साथ कई निगरानी टावरों और सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। अधिकांश SS पहले ही भाग
भाग चुके थे तथा नियंत्रण सहायक गार्डों के हाथों में छोड़ दिया था, जो नाजी उद्देश्यों के प्रति कम प्रतिबद्ध थे। उन्होंने बहुत कम प्रतिरोध किया। कुछ ही घंटों में कैदियों ने शिविर पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया। उसी दोपहर 3:30 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की 6ठी बख्तरबंद डिवीजन की अग्रिम टुकड़ी बुचेनवाल्ड के द्वार पर पहुंच गई। महीनों की लड़ाई से कठोर बन चुके अमेरिकी सैनिक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। अत्यंत शारीरिक स्थिति में जीवित बचे 21,000 से अधिक लोगों ने हताशा भरी खुशी और अविश्वास के मिश्रण के साथ उनका स्वागत किया। कई कैदी इतने कमजोर थे कि वे हिल भी नहीं सकते थे। अन्य लोग टाइफस और तपेदिक जैसी बीमारियों से ग्रस्त होकर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के बावजूद अगले कुछ दिनों में ही मर जाते थे। कैप्टन फ्रेडरिक कैफर, जिन्होंने शिविर में प्रवेश करने वाले पहले गश्ती दल की कमान संभाली थी, ने बाद में अपने अनुभव दर्ज किए। हमने जो कुछ देखा उसके लिए कोई भी सैन्य प्रशिक्षण मेरे लोगों को तैयार नहीं कर सकता था। शवदाह के पास लकड़ी की तरह ढेर लगे हुए थे। बैरकों में जीवित लोगों और मृतकों में मुश्किल से ही अंतर किया जा सकता था। वह गंध जिसे हम में से कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, यह कहीं अधिक भयानक था। शिविर के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को अत्याचारों के भौतिक साक्ष्य मिले, जिन्हें समझना कठिन था। पैथोलॉजी ब्लॉक में उन्हें संरक्षित मानव अंगों से भरे कंटेनर, विशेष तकनीकों का उपयोग करके छोटा किया गया सिर तथा सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि मानव त्वचा से बनी वस्तुएं मिली। टैटू से सजे लैंपशेड, पुस्तक बाइंडिंग, दस्ताने और अन्य वस्तुओं को युद्ध अपराधों के साक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया और उनकी तस्वीरें ली गईं। शिविर के अभिलेखों में, जो आंशिक रूप से जल चुके थे लेकिन पुनः प्राप्त किए जा सकते थे, उन्हें वहां किए गए चिकित्सा प्रयोगों का विस्तृत रिकॉर्ड मिला। जानबूझकर किए गए रोगाणुसंक्रमण, भूख और शीत प्रतिरोध परीक्षण तथा प्रयोगात्मक पदार्थों के घातक इंजेक्शन का दस्तावेजीकरण, उपस्थित चिकित्सकों के नाम, प्रयुक्त विषयों की संख्या, उत्तरजीविता के आंकड़े। इस क्रूरता को जर्मन नौकरशाही की सटीकता के साथ सावधानी पूर्वक दस्तावेजित किया गया था। तीसरी सेना के कमांडर जनरल जॉर्ज एस पैटन ने बुचेनवाल्ड की मुक्ति के कुछ दिनों बाद वहां का दौरा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया में भय, रोष और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उन्होंने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इसे देखे। मुझे गवाह चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक दिन कोई यह कह सके कि ऐसा नहीं हुआ। इन निर्देशों का पालन करते हुए 16 अप्रैल 1945 को निकटवर्ती शहर वाइमर से 1000 जर्मन नागरिकों को शिविर में जाने तथा अपने घरों से मीलों दूर हो रहे अत्याचारों को प्रत्यक्ष देखने के लिए मजबूर किया गया। इस जबरन यात्रा को ऐतिहासिक तस्वीरों में कैद किया गया है। साफ सुथरे कपड़े पहने मध्यवर्गीय जर्मन पुरुष और महिलाएं लाशों की कतारों के बीच या श्मशान घाट के सामने चलते हुए। कुछ लोग अपने चेहरे ढक लेते हैं, कुछ रोते हैं तथा कई लोग अविश्वास के भाव प्रदर्शित करते हैं। जब कुछ लोगों ने अनभिज्ञता प्रकट करने का प्रयास किया तो अमेरिकी अधिकारियों ने उस धुएं की ओर इशारा किया जो वर्षों से श्मशान की चिमनियों से निकल रहा था, जो शहर से दिखाई देता था, तथा उस विशिष्ट गंध की ओर इशारा किया जो हवा नियमित रूप से वाइमर की ओर ले जाती थी। मुक्तिदाताओं के बीच इल्से कोच का नाम शीघ्र ही आतंक के प्रतीक के रूप में उभरा। जीवित बचे लोगों ने उसके बारे में स्पष्ट भय के साथ बताया तथा उसकी क्रूरताओं का वर्णन ऐसे शब्दों में किया कि अमेरिकी सैनिकों के लिए विश्वास करना कठिन हो गया। मानव त्वचा से बनी वस्तुओं का संग्रह, जिसका श्रेय सीधे तौर पर उसे दिया जाता है, उसकी परपीड़कता का केंद्रीय साक्ष्य बन गया। यद्यपि इल्से अब बुचेनवाल्ड में नहीं थी, उसे महीनों पहले एसएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था, फिर भी आतंक की उसकी विरासत बरकरार थी। बुचेनवाल्ड की मुक्ति ने विश्व को नरसंहार की कुछ पहली दस्तावेजी छवियां उपलब्ध कराईं। अमेरिकी सेना के फिल्म दल ने शिविर, इसकी सुविधाओं और इसके जीवित बचे लोगों का बड़े पैमाने पर फिल्मांकन किया। ये चित्र पेशेवर तस्वीरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किए गए। इसका प्रभाव तत्काल एवं गहरा था। पश्चिम में कई लोगों के लिए यह नाजी यातना शिविर प्रणाली की वास्तविकताओं का पहला दृश्य प्रदर्शन था। लाइफ पत्रिका की फोटोग्राफर मार्गरेट बर्ग व्हाइट ने मुक्त बुचेनवाल्ड की कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित तस्वीरें खींची। कांटेदार तारों के पीछे बचे लोगों, ढेर में पड़ी लाशों और श्मशान घाटों की उनकी तस्वीरों ने बाद की पीढ़ियों के लिए नरसंहार के दृश्य प्रतिनिधित्व को
परिभाषित किया। जैसा कि वह खुद लिखती हैं, मैंने अपने कैमरे का इस्तेमाल अपनी संवेदनशीलता और जो भयावहता मैं देख रही थी उसके बीच एक सुरक्षा कवच के रूप में किया। बाद में छवियों को विकसित करने पर ही वास्तविकता ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया। बुचेनवाल्ड में एकत्र किए गए दस्तावेज भविष्य में युद्ध अपराधों के मुकदमों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने युद्ध विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए भौतिक साक्ष्यों को सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध किया, जीवित बचे लोगों से शपथ पत्र एकत्र किए तथा शिविर के प्रशासनिक अभिलेखों को संरक्षित किया। अन्य मुक्त शिविरों में अपनाई गई यह फोरेंसिक पद्धति मानवता के विरुद्ध अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय न्याय शास्त्र की नींव रखेगी। जीवित बचे लोगों के लिए मुक्ति उनकी कैद का अंत तो थी, लेकिन उनकी पीड़ा का नहीं। कई लोगों को पता चलेगा कि वे पूरे परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य थे। संपूर्ण यहूदी समुदाय का सफाया कर दिया गया था। घरों और संपत्तियों को जब्त कर लिया गया या नष्ट कर दिया गया। सामान्य स्थिति पर लौटना असंभव था। कुछ लोग वर्षों तक विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रहे। वे सोवियत नियंत्रण वाले देशों में लौटने में असमर्थ थे या उन समाजों में लौटने के लिए तैयार नहीं थे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। बुचेनवाल्ड की मुक्ति ने अन्य शिविरों की तरह एक सच्चाई को उजागर किया जिसे रीच ने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। ऐतिहासिक मिसाल के बिना मृत्यु और यातना की एक औद्योगिक प्रणाली का अस्तित्व। बरामद भौतिक साक्ष्य, गवाही और दस्तावेज न केवल नाजी आतंक की सीमा को उजागर करेंगे, बल्कि मानव द्वारा दूसरों पर किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में वैश्विक समझ को भी मौलिक रूप से बदल देंगे। और प्रणालीगत क्रूरता के इस परिदृश्य में इल्से कोच जैसे व्यक्ति इस बात के आदर्श उदाहरण बनेंगे कि कैसे पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। जजमेंट डे, सबसे कुख्यात नाजी वार्डन की आत्महत्या। 30 जून 1945 को जर्मन आत्मसमर्पण के 2 महीने बाद इल्से कोच को लुडविग्सबर्ग में अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्होंने रीच के पतन के बाद किसी की नजर में न आने की कोशिश की थी। सड़क पर एक पूर्व बुचेनवाल्ड कैदी ने उसे पहचान लिया, जिसने तुरंत सैन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी। गिरफ्तारी के समय इल्से के पास झूठे दस्तावेज थे और उसने अपना रूप भी बदल लिया था। अपने सुनहरे बालों को गहरे भूरे रंग में रंगवा लिया था। न्याय से बचने का यह प्रयास उन लोगों की तत्काल पहचान के सामने निरर्थक साबित हुआ जिन्होंने उसके शासन के तहत कष्ट झेले थे। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान इल्से ने एक रक्षात्मक रणनीति अपनाई जिसे वह अपनी पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान बनाए रखेगी। पूर्ण इनकार। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बुचेनवाल्ड में हुए किसी भी अत्याचार की जानकारी नहीं है तथा उन्होंने स्वयं को एक साधारण गृहिणी बताया जो अपने बच्चों के प्रति समर्पित थी तथा शिविर की गतिविधियों से अनभिज्ञ थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी कैदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। मेरे पति ने कभी भी मुझसे खेती किसानी से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं की। मैंने सिर्फ अपने घर और बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित किया। निर्दोष घरेलू जीवन की यह छवि उन सैकड़ों साक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत थी जो उसे शिविर में होने वाली कुछ सबसे क्रूर प्रथाओं के केंद्र में रखते थे। अमेरिकी अधिकारियों ने औपचारिक सुनवाई के लिए साक्ष्य जुटाने तक उसे हिरासत में रखा। यह मुकदमा नाजी युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था। जबकि राइख के शीर्ष नेताओं को नूर्नबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का सामना करना पड़ा, वहीं एकाग्रता शिविरों से सीधे जुड़े निचले स्तर के कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए डचाउ में अमेरिकी सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। 11 अप्रैल 1947 को बुचेनवाल्ड ट्रायल संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम जोसियास प्रिंस जू वाल्डेक एट आल औपचारिक रूप से पूर्व डचाउ एकाग्रता शिविर में शुरू हुआ, जिसे इस अवसर के लिए एक सैन्य न्यायाधिकरण में परिवर्तित कर दिया गया था। 31 प्रतिवादियों में इल्से कोच एकमात्र महिला थी। शालीन कपड़े पहने और संयमित संयम बनाए रखते हुए उन पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध करने की एक साझा योजना में भागीदारी का आरोप लगाया गया। एक कानूनी सूत्रीकरण जिसमें एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र के तहत उनके द्वारा किए गए अनेक अत्याचार शामिल थे। मुख्य अभियोजक लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम डेंसन ने सावधानीपूर्वक तैयार किया गया मामला प्रस्तुत किया। 200 से अधिक गवाहों, जिनमें मुख्यतः पूर्व कैदी थे, ने उसकी क्रूरताओं के बारे में विस्तृत गवाही दी। सबसे चौंकाने वाला आरोप मानव त्वचा के टैटू से बनी वस्तुओं के उनके संग्रह से संबंधित था। पूर्व कैदियों ने बताया कि कैसे वह घुड़सवारी के दौरान कलात्मक टैटू वाले कैदियों को चुनता था तथा अपनी राइडिंग क्रॉप से उनकी ओर इशारा करता था, ऐसी मुद्राएं जो मौत की सजा के समान थीं। इसके अतिरिक्त अनेक गवाहों ने मारपीट और यातना में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी बताई। एक पूर्व सोवियत कैदी ने गवाही दी,
फ्राउ कोच न केवल सजा का आदेश देती थी बल्कि अक्सर उसे खुद भी लागू करती थी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए एक युवा रूसी व्यक्ति को बेहोश करते हुए पीटते हुए देखा। अन्य लोगों ने बताया कि वह कैदियों को अश्लील कपड़े पहनाकर यौन उत्तेजना प्रदान करती थी तथा फिर उसकी ओर देखने वालों को कठोर दंड देने का आदेश देती थी। इल्से के बचाव का नेतृत्व एक अदालत द्वारा नियुक्त अमेरिकी सैन्य वकील ने किया, जिसमें गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और अत्याचारों में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकांश साक्ष्य पूर्व कैदियों द्वारा दी गई प्रतिशोधात्मक अतिशयोक्ति या गलत पहचान के मामले थे। मानव त्वचा की वस्तुओं के संबंध में उनके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यद्यपि ऐसी वस्तुएं बुचेनवॉल्ड में मौजूद थीं, लेकिन उनका उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करने वाला कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं था। इस रणनीति का उद्देश्य उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता के बारे में पर्याप्त उचित संदेह पैदा करना था। मुकदमे के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया। इल्से कोच गर्भवती थी। इस खुलासे से हलचल मच गई क्योंकि वह लगभग 2 वर्षों से अमेरिकी हिरासत में था। आगे की जांच से पता चला कि उसके एक जर्मन कैदी के साथ संबंध थे जो उस सुविधा में अर्दली के रूप में काम करता था जहां उसे रखा गया था। इस समाचार पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे मृत्युदंड से बचने के लिए एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा। अमेरिकी सैन्य नियमों के तहत गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, जबकि अन्य लोगों ने हिरासत केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी पर सवाल उठाए। 14 अगस्त 1947 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इल्से कोच को युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया। 31 अभियुक्तों में से 22 के साथ उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा मिली। यद्यपि यह सजा कठोर थी, लेकिन उसकी गर्भावस्था के कारण यह मृत्युदंड में नरमी थी। अक्टूबर 1947 में लैंड्सबर्ग महिला जेल में अपनी सजा काटते समय उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उवे रखा। बच्चे को तुरंत उससे अलग कर दिया गया और एक पालक परिवार को सौंप दिया गया। इसके बाद जो हुआ उससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो गया। जनवरी 1949 में जर्मनी में अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र के सैन्य गवर्नर जनरल लुसियस डी क्ले ने उनके मामले की समीक्षा की और आजीवन कारावास के लिए अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए उनकी सजा को घटाकर 4 वर्ष कर दिया। विशेष रूप से क्ले ने पाया कि मानव त्वचा से वस्तुएं बनाने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जो उनके खिलाफ सबसे प्रतीकात्मक आरोप था, को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया था। इस निर्णय से सार्वजनिक आक्रोश और राजनीतिक विरोध भड़क उठा, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिकी सीनेट ने कोच मामले पर विशेष सुनवाई की। सांसदों ने सार्वजनिक रूप से क्ले के निर्णय पर सवाल उठाया तथा राजनीतिक दबाव या न्यायिक अक्षमता का संकेत दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने इस विवाद को व्यापक रूप से कवर किया। यह मामला युद्धोत्तर न्याय की चुनौतियों और विरोधाभासों का प्रतीक बन गया। अपनी कम की गई सजा काटने के बाद इल्से कोच को अक्टूबर 1949 में अमेरिकी हिरासत से रिहा कर दिया गया। उनकी स्वतंत्रता केवल कुछ घंटों तक ही रही। सैन्य जेल से निकलने के तुरंत बाद उसे जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवस्थापित जर्मनी संघीय गणराज्य के प्राधिकारियों ने जर्मन नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए उसके विरुद्ध अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। यह ऐसा क्षेत्राधिकार था जिसे अमेरिकी सैन्य न्यायाधिकरणों ने कवर नहीं किया था। यह नई प्रक्रिया जर्मन कानून के तहत और जर्मन सिविल अदालत के समक्ष संचालित की जाएगी। इल्से कोच का दूसरा मुकदमा 27 नवंबर 1950 को ऑग्सबर्ग क्षेत्रीय न्यायालय में शुरू हुआ। यह प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया से अधिक विस्तृत होगी। 7 सप्ताह से अधिक समय तक 250 गवाहों ने गवाही दी, जिनमें पूर्व कैदी, एसएस गार्ड, शिविर डॉक्टर और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल थे। जर्मन अभियोजन पक्ष ने सावधानी पूर्वक संगठित साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें आंशिक रूप से नष्ट हो चुके नाजी अभिलेखागार से बरामद मूल बुचेनवॉल्ड दस्तावेज भी शामिल थे। अमेरिकी सैन्य न्यायाधिकरण के विपरीत जर्मन परीक्षण विशेष रूप से दुर्व्यवहार और हत्या के व्यक्तिगत मामलों पर केंद्रित था, न कि सामान्य आपराधिक योजना की व्यापक अवधारणा पर। अभियोजन पक्ष ने हत्या के लिए उकसाने के 135 विशिष्ट मामलों की पहचान की, जिनमें इल्से ने विशेष रूप से हत्या के लिए कैदियों को नामित किया था। इसके अतिरिक्त उसके आदेश पर या सीधे तौर पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार और शारीरिक दुर्व्यवहार के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस परीक्षण के दौरान इल्से का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड़ने लगा। दिसंबर 1950 में वह लिविंग रूम में बेहोश हो गईं और उन्हें वहां से हटाना पड़ा। जनवरी 1951 में यह घटना दोहराई गई। जेल के डॉक्टरों ने तीव्र तनाव विकार से संबंधित लक्षणों की रिपोर्ट दी। गंभीर अनिद्रा, घबराहट के दौर, विघटनकारी अवधि।
हालांकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया कि वह मुकदमा जारी रखने में सक्षम है। 15 जनवरी 1951 को जर्मन अदालत ने 111 पृष्ठों के तर्कपूर्ण दस्तावेज द्वारा समर्थित अपना फैसला सुनाया। इल्से कोच को हत्या के लिए उकसाने, प्रयास में सहायता करने और उसे बढ़ावा देने तथा कैदियों को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने का दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा उनके नागरिक अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए गए। अदालत ने अज्ञानता के उनके बचाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और संगठित क्रूरता की प्रणाली में प्रत्यक्ष और सचेत भागीदारी के भारी सबूत का हवाला दिया। अपनी अंतिम सजा के बाद उसे सजा काटने के लिए बवेरिया के एचएच महिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले 16 वर्षों में मनोविकृति की क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी। जेल रिपोर्ट में उनकी मानसिक स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। शुरू में तो उन्होंने कुछ हद तक संयम बनाए रखा, लेकिन समय के साथ उनमें उत्पीड़न संबंधी भ्रम और श्रवण संबंधी मतिभ्रम विकसित हो गया। उसने दावा किया कि बुचेनवाल्ड कैदियों के भूत रात में उसे यातना देने के लिए उसकी कोठरी में घुस आते थे। वे मेरी खाल लेने आ रहे हैं, उन्होंने 1955 में जेल के एक मनोचिकित्सक से कहा था। वे मुझसे लैंपशेड बनाना चाहते हैं। अपने कारावास के दौरान उन्होंने क्षमा के लिए कई याचिकाएं प्रस्तुत की। इन सभी को बवेरियन न्याय मंत्रालय ने खारिज कर दिया। प्राधिकारियों ने माना कि उसके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उसकी मानसिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट के बावजूद उसे क्षमादान देने पर विचार नहीं किया जा सकता। 1960 तक वे जेल की गतिविधियों में बहुत कम शामिल हुए। वह अकेली रहती थी, घंटों खुद से बातें करती रहती थीं, अपनी कोठरी की दीवारों पर चाक या अपने नाखूनों से दोहरावदार आकृतियां बनाती रहती थीं। उनके मानसिक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण उनके बच्चों का भाग्य था। उनके सबसे बड़े बेटे आर्टविन कोच, जो कार्ल ऑट्टो से उनके विवाह के दौरान पैदा हुआ था, बड़े होने पर धीरे धीरे अपने माता पिता के बारे में सच्चाई जान गया। 1960 के दशक के आरंभ में वयस्क होने पर उन्होंने अपने माता पिता के अपराधों की स्वयं जांच की। इन खोजों का प्रभाव विनाशकारी था। 1967 में पारिवारिक विरासत का भार उठाने में असमर्थ होकर आर्टविन ने आत्महत्या कर ली। अपने बेटे की आत्महत्या की खबर इल्से तक जेल में पहुंची और उसके लिए अंतिम संकट उत्पन्न हो गया। कई सप्ताह तक वह खाना खाने से इनकार करता रहा, अस्पष्ट बातें करता रहा तथा स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार करता रहा। गार्डों ने बताया कि वह कई घंटे उन लोगों के नाम बुदबुदाता था जो दशकों पहले मर चुके थे। वे सब अब एक साथ हैं, उन्होंने दोहराया। दूसरी तरफ हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अधिकारियों ने कुछ समय के लिए उसे मनोरोग संस्थान में स्थानांतरित करने पर विचार किया, लेकिन अंततः उसे गहन चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत एच में ही रखने का निर्णय लिया। 1 सितंबर 1967 को इल्से कोच ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसने कई सप्ताह से जमा करके रखी हुई चादर की पट्टियों से एक अस्थायी रस्सी बनाई और अपनी कोठरी में फांसी लगा ली। वह 60 साल का था। सुबह के समय सुरक्षा कर्मियों ने उसे छत पर लगे पाइप से लटकता हुआ पाया। उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने दीवारों पर एक वाक्य बार बार लिखा था, बुचेनवाल्ड, मैं हमेशा बुचेनवाल्ड लौटता हूँ। उनकी मृत्यु पर जनता में बहुत कम प्रतिक्रिया हुई। संक्षिप्त समाचार रिपोर्टों में घटना का महत्व बताए बिना ही इसकी जानकारी दी गई। तब तक इल्से कोच की कुख्याति नए वैश्विक संकटों और समकालीन अत्याचारी व्यक्तियों के उदय के कारण धूमिल हो चुकी थी। उनका शव स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने एचएच में नगरपालिका कब्रिस्तान में एक अज्ञात कब्र में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। किसी भी रिश्तेदार ने उनके अवशेष पर दावा नहीं किया। कोई औपचारिक मृत्युलेख प्रकाशित नहीं किया गया। उनके जीवन की तरह उनकी मृत्यु भी अलगाव और बदनामी से भरी थी। इल्से कोच का मामला संस्थागत क्रूरता की प्रणाली के भीतर व्यक्तिगत परपीड़न का एक आदर्श अध्ययन बना हुआ है। कई अपराधियों के विपरीत, जो ऊपर से मिले आदेशों का पालन करने का दावा करते थे, उनके कार्य शिविर की कार्यात्मक आवश्यकताओं से परे थे। उनकी क्रूरता महज औपचारिक नहीं थी, बल्कि अभिव्यक्तिपूर्ण थी, दूसरों के दुख में व्यक्तिगत आनंद की अभिव्यक्ति। यह मनोवैज्ञानिक आयाम उसे नाजी अपराधियों की श्रेणी में अलग पहचान दिलाता है तथा सभी नैतिक बंधनों के हट जाने पर विकृति के प्रति मानवीय क्षमता के बारे में परेशान करने वाले प्रश्न उठाता है। इल्से कोच के खिलाफ कानूनी कार्यवाही ने मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। उनके मामले ने आपराधिक राज्य प्रणाली के अंतर्गत किए गए अत्याचारों पर मुकदमा चलाने में निहित चुनौतियों को प्रदर्शित किया।
इसने उत्तरजीवी की गवाही के मूल्यांकन, अनौपचारिक आदेश श्रृंखला का दस्तावेजीकरण तथा लिखित आदेशों के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने के लिए मानक स्थापित किए। ये कानूनी नवाचार विभिन्न वैश्विक संदर्भों में युद्ध अपराधियों के विरुद्ध आगामी अभियोजन में सहायक होंगे। बुचेनवॉल्ड की चुड़ैल की सांस्कृतिक विरासत जटिल तरीकों से कायम रही है। उनका चित्रण अनेक कथा साहित्य, वृत्तचित्रों और ऐतिहासिक विश्लेषणों में किया गया है। यह प्रायः संस्थागत महिला क्रूरता के आदर्श के रूप में कार्य करता है, जो चरम हिंसा को व्यवस्थित रूप से पुरुष अपराधियों के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति के विपरीत है। कुछ चित्रणों में सनसनीखेजता की प्रवृत्ति रही है, जिसमें नाजी व्यवस्था में उनकी भूमिका के गहन विश्लेषण की कीमत पर उनके अपराधों के यौन पहलुओं पर जोर दिया गया है। बुचेनवॉल्ड के बचे लोगों के लिए इल्से कोच की मृत्यु एक प्रतीकात्मक लेकिन अपर्याप्त समापन का प्रतिनिधित्व करती है। कई लोगों का मानना था कि किसी भी सजा से दी गई पीड़ा की भरपाई नहीं हो सकती। अन्य लोगों ने तर्क दिया कि उसकी स्पष्ट मानसिक गिरावट और अंततः आत्महत्या काव्यात्मक न्याय का एक रूप है। मनोवैज्ञानिक पीड़ा जो उसने दी गई शारीरिक पीड़ा को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए वास्तविक सुधार की प्रक्रिया व्यक्तिगत अपराधियों के भाग्य में नहीं, बल्कि आघात से तबाह हुए जीवन के पुनर्निर्माण में निहित है। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी इतिहासकार कोच मामले के विभिन्न आयामों पर बहस जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग उनके संग्रह से संबंधित कुछ वस्तुओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं तथा बाद के विवरणों में अतिशयोक्ति की ओर इशारा करते हैं। अन्य लोग इस बात की जांच करते हैं कि किस प्रकार उसके लिंग ने उसके मीडिया और न्यायिक व्यवहार को प्रभावित किया तथा तर्क देते हैं कि उसके लिंग ने उसके अपराधों के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ा दिया। ये बहसें होलोकॉस्ट इतिहास लेखन में दस्तावेजी कठोरता और पीड़ा के नैतिक प्रतिनिधित्व के बीच व्यापक तनाव को प्रतिबिंबित करती हैं। जो बात निर्विवाद है वह यह है कि अमानवीयकरण और विनाश के लिए बनाई गई व्यवस्था में उनकी भागीदारी की मौलिक वास्तविकता क्या है। इल्से कोच बाद में की गई अतिशयोक्ति या मिथकीकरण के बावजूद मानवता के विरुद्ध अपराधों में स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली महिला थी। उनकी व्यक्तिगत यात्रा ड्रेसडेन में सचिव से लेकर यातना शिविर आतंक के प्रतीकात्मक व्यक्ति तक दर्शाती है कि कैसे साधारण व्यक्ति असाधारण अत्याचारों के अपराधी बन सकते हैं जब विचारधारा, अवसर और व्यक्तिगत प्रवृत्ति विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में एक साथ आते हैं। इल्से कोच के जीवन का अंतिम अध्याय, जो भ्रम, व्यामोह और आत्मविनाश से चिह्नित है, न्याय के एक ऐसे गहन रूप का सुझाव देता है जो किसी भी अदालती फैसले से कहीं अधिक हो सकता है। उसका मन एक कारागार बन गया जो उसके द्वारा किए गए भयावह कृत्यों को उलटकर पुनः प्रस्तुत करता था। उसने दावा किया कि उसकी कोठरी में जो भूत दिखाई दिए वे आकस्मिक मतिभ्रम नहीं थे, बल्कि अपराध बोध की अभिव्यक्तियां थीं जिन्हें किसी भी सचेत इनकार से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। उसकी आत्महत्या को सजा से बचने के बजाय उस आंतरिक निर्णय के समक्ष अंतिम आत्मसमर्पण के रूप में समझा जा सकता है जो रीच के पतन के बाद से उसका पीछा कर रहा था। व्यापक अर्थ में इल्से कोच की कहानी जवाबदेही के बिना पूर्ण शक्ति प्रदान करने के परिणामों के बारे में सार्वभौमिक सबक प्रदान करती है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार वैचारिक प्रणालियां जो लोगों की पूरी श्रेणी को अमानवीय बना देती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जहां व्यक्तिगत क्रूरताएं अनियंत्रित रूप से पनप सकती हैं। उनका मामला इस बात की पुष्टि करता है कि अत्याचारों के विरुद्ध सच्ची सुरक्षा केवल घटना के बाद अपराधियों को दंडित करने में नहीं है, बल्कि घृणास्पद विचारधाराओं और संरचनाओं के विरुद्ध निरंतर सतर्कता बनाए रखने में है, जो मौलिक नैतिक सुरक्षा उपायों को खत्म कर देते हैं। वह अचिह्नित कब्र जहां इल्से कोच के अवशेष पड़े हैं, बदनामी से भरे जीवन के उचित अंत का प्रतिनिधित्व करती है। कोई स्मारक नहीं, कोई स्मरणोत्सव नहीं, कोई सकारात्मक विरासत नहीं, केवल उन कार्यों की स्मृतियां हैं जिन्होंने मानव व्यवहार की सबसे अंधकारमय सीमाओं को परिभाषित किया। उनकी उचित मृत्यु ने औपचारिक रूप से उनके व्यक्तिगत मामले को बंद कर दिया, लेकिन उनके अस्तित्व ने मानव स्वभाव, नैतिक जिम्मेदारी और सामूहिक अत्याचारों के मद्देनजर संभावित न्याय के बारे में जो प्रश्न उठाए थे वे हमारी सामूहिक चेतना में गूंजते रहते हैं।